हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनमें चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व व्यापार संगठन G7 G20, विपो, यूरोपीय यूनियन, AIIB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सार्क, बिम्स्टेक, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, UNEP, WWF, ट्रैफिक, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना सबसे पहले पूछ लेते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है इसकी स्थापना। सदस्य देशों की संख्या कई बार पूछी गई है, वो है 193। तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 हो, तो 24 अक्टूबर का मतलब है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। सदस्य 193। नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है, 2011 में बना और मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि USA में। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की, तो कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं देख लीजिए। 6 हैं, पूछी जाती हैं। अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांसीसी, रसियन और स्पेनिश। तो कैसे याद रखेंगे? बड़े बड़े देशों के नाम याद रखेंगे। चाइना है, US है और रसिया है, और इसके अलावा फ्रांस और स्पेन, और इसके अलावा अरब। ठीक है, तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। लेकिन संचालन यानी कि जो कार्रवाई संचालित होती है वो केवल 2 भाषाओं को संचालन की भाषा माना गया है, इंग्लिश और फ्रेंच को। उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र का? विश्व शांति बनाए रखना, ताकि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां दोबारा से उत्पन्न ना हो। गठन इसलिए किया गया था कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो यूएन की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व है। आप ये कहेंगे कि समान प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा होता है यूएन की जो अन्य संस्थाएं हैं उनमें प्रभावशाली देशों का अलग रेशियो है, यानी कि वोटिंग राइट्स अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति इक्वल वोटिंग। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों के ओपिनियन की अगर समान वैल्यू होगी तो हम क्या कहेंगे कि सभी 10 लोगों का समान प्रतिनिधित्व है। लेकिन 10 लोगों में से 4 लोगों की ज़्यादा वैल्यू हो और 6 की कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि प्रतिनिधित्व समान नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो यूएन की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व है, और इसका अन्य नाम विश्व की लघु संसद। तो क्वेश्चन बनता है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं ये भी पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों पर विचार करती है संयुक्त राष्ट्र महासभा, और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के दायरे में आने वाले प्रश्नों पर भी विचार करती है। अध्यक्ष वर्तमान चेक कर लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा, ये मत मानना। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल जरूर आपको याद रखना है, वो है यूएन महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष। बाकी करंट में जब कोई भी अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, वो करंट का देख के जाया करें, इसमें मत देखा करें। ठीक है, तो महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल कई बार पूछा गया है तो वो 1 वर्ष का है। अब बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो स्थायी सदस्य कौन से? कुल 5। USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना स्थायी सदस्यता है। पूछा गया है निम्न में से कौन से स्थायी सदस्य नहीं है करके ऑप्शन मिल जाता है। उद्देश्य वही है, वैश्विक शांति और सुरक्षा। सदस्य क्या इनका देख लीजिए, तो 10 देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। 10 देशों, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, 5 सदस्य कहाँ से? एशियाई या अफ्रीकी देशों से। 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, यानी कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है। 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
यानी कि याद रखो कि 5 होंगे या तो अफ्रीकन या एशियन, 2 होंगे दक्षिण अमेरिका से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप से या अन्य क्षेत्रों से चुने, यानी टोटल 10 देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अध्यक्ष सदस्यों को, अस्थायी सदस्यों को सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र महासभा चुनती है। कौन चुनती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य है सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। अब बात करें भारत और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनएससी की, तो जुलाई 2000, ये यूएनसीएस लग गया, यूएनएससी है। जुलाई 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार, इंपॉर्टेंट है, कौन सी बार? 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 2021-22 के लिए चुना गया था। और ठीक है, बस। इससे पूर्व भारत का 1950-51 यानी कि 2 साल, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। वीटो यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हो गए? 5 हो गए स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हो गए। 5 कौन? जिनके पास वीटो पावर है। तो स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोएसओसी, यानी कि इकोसोक शॉर्ट में बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। स्थापना इसकी भी 1945 में हुई है। सदस्य देशों की संख्या पूछी जाती है तो याद रखना 54 है। और इकोसोक की सीटें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होती हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष मैंने कहा करंट से देखेंगे आप, और अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा इकोसोक में, प्रत्येक सदस्य का, लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 1 वर्ष के लिए। प्रमुख कार्य क्या है? महासभा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। कहां पर है? हेग में है ना। तो स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड्स में, और महासभा के द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कि कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते। भाषा अभी हम बता चुके हैं, 2 ही हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। निर्णय इसके लेकिन बाध्यकारी नहीं होते हैं। इससे पहले भारत के जो न्यायाधीश चुने गए हैं महासभा के लिए, तो आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए जो भारतीय न्यायाधीश चुने गए हैं उनके ऑप्शन आपको दे देंगे, निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा के लिए भारतीय नहीं चुना गया। तो जो चुना गया वो आपको याद रखना है, BN राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी। ठीक है, इनके अलावा कोई ऑप्शन मिले तो वही नहीं चुने गए, आप लगा देंगे ऑप्शन में। अब बात करते हैं IMF की। बहुत नाम आजकल चर्चा में है पाकिस्तानियों के, तो मतलब ये समझ लो दूसरी ससुराल है IMF। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो IMF की जो स्थापना है, यानी कि उसकी कल्पना कब की गई कि एक ऐसा संगठन बनाना है, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की संकल्पना की गई और औपचारिक गठन होता है 27 दिसंबर 1945 को। IMF और IBRD जो कि है, IBRD वर्तमान में क्या है? वर्ल्ड बैंक है, जिसको IBRD पहले ओरिजिनल नाम उसका IBRD था, उसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, यानी कि एक साथ उनकी स्थापना ऐसा माना जाता है, IMF और IBRD, यानी कि जो भी वर्ल्ड बैंक है। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है। सदस्य कितने हैं IMF में? 189, और नवीनतम 189 सदस्य कौन सा है? नौरू। और भारत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट बनता है कि भारत IMF के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। नहीं, भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। IMF के उद्देश्य जरूर पढ़ लेना, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, यानी कि पूरे विश्व में आर्थिक स्थिरता हो, विश्व में मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व भर में गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना।
एसडीआर क्या है? एसडीआर तो आईएमएफ के द्वारा 1971 में एसडीआर की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से एसडीआर लाया गया था और एसडीआर का मूल्य हर 5 साल में आईएमएफ के द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठक में तय होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स है एसडीआर, देख लीजिए फुल फॉर्म। तो एसडीआर में कौन कौन शामिल है, मुद्राएं, ये भी पूछा गया और कई बार उनका क्रम भी पूछ लेते हैं। तो अमेरिकी डॉलर, जापान की येन, ब्रिटिश पाउंड, चीनी युआन और यूरोपियन यूरो, ये ही 5 हैं एसडीआर में शामिल। अब बात कर लेते हैं आईएमएफ के द्वारा मुख्य प्रकाशन। यूपीएससी तक ये पूछ लेता है कि निम्न में से कोई रिपोर्ट का नाम दे देगा, प्रकाशक का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका प्रकाशन कौन करता है। ऑप्शन में आपको दे देगा आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सब इकोनॉमिक लगा होता है। तो आईएमएफ कौन कौन से प्रकाशन जारी करता है? तो एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और इसका डब्ल्यूईएफ नहीं आईएमएफ ही जारी करता है। फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ये चारों चीजें आपकी आईएमएफ प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ये 4 प्रकाशन हैं आईएमएफ के मुख्य रूप से। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की। इसके स्थापना होती है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, जो जुड़वा बहन थी किसकी? आईएमएफ की, ऐसा भी कहा जाता है। और विश्व बैंक के संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कि मूल रूप से अवधारणा किसने दी? जॉन मेनार्ड कीन ने और हैरी डेक्स्टर व्हाइट ने। वर्ल्ड बैंक 2 विकास संस्थाओं का यानी कि 2 डेवलपमेंट संस्थाओं का संगम है। कौन सा? अभी बात की थी आईबीआरडी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और आईडीए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए और आईबीआरडी को मिला के बना है वर्ल्ड बैंक। सदस्यों की संख्या 189 है, मुख्यालय वाशिंगटन में। स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आईबीआरडी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सदस्य देशों की क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए ये पूछा गया क्वेश्चन, दीर्घकालिक मतलब अल्प समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना। वर्तमान में मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। सदस्यता के बारे में बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वर्ल्ड बैंक का अगर सदस्य आपको बनना है तो उस देश को सबसे पहले आईएमएफ में शामिल होना चाहिए और आईएमएफ का प्रत्येक सदस्य स्वतः ही वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाता है और आईएमएफ छोड़ने वाला देश स्वतः ही वर्ल्ड बैंक की सदस्यता से निष्कासित मान लिया जाता है। यानी कि अगर आप आईएमएफ में नहीं हैं तो आप वर्ल्ड बैंक में शामिल, आपका मतलब कोई देश वर्ल्ड बैंक में शामिल नहीं होगा। अब वर्ल्ड बैंक की प्रमुख रिपोर्ट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है छोटे से बड़े सब एग्जाम में। नंबर 1 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये 4 रिपोर्ट मुख्य रूप से प्रकाशित करता है वर्ल्ड बैंक। 2 में तो वर्ल्ड है, ठीक है, और 1 में ग्लोब है। और वर्ड है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरी दुनिया में व्यापार आसानी से किया जा सकता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, बाकी मैं ट्रिक वाले वीडियो आपको एक साथ डाल दूंगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यानी कि विश्व आर्थिक मंच के बारे में। तो उसका ये है क्या? तो ये सार्वजनिक और निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना होती है 1971 में। आरंभिक नाम यानी कि शुरुआत में इसका नाम था यूरोपियन प्रबंधन और संस्थापक माने जाते हैं प्रोफेसर क्लास एम श्वाब। प्रकृति है ये गैर लाभकारी संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? कि विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में काम करना। मोटो क्या है इसका? कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की स्थिति में सुधार लाने की प्रतिबद्धता।
अब इसके भी प्रकाशन से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। प्रमुख प्रकाशन WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वो हैं ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कैसे याद रखना है, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बना के इन तीनों के प्रकाशन की, यानी कि प्रमुख प्रकाशन जो इनके द्वारा हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, उनके ये इंडेक्स ऐसे तो मैंने बता दिया, आपको याद नहीं होंगे मुझे पता है, तो उसकी एक ट्रिक बना देंगे और डाल देंगे। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो इसका पूरा नाम कई बार पूछा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय बहुत से बार पूछा गया है, वो है पेरिस यानी कि फ्रांस में। सदस्य हैं इसके 193 और अमेरिका और इजराइल यूनेस्को से बाहर हो गए थे। कार्य क्या है इसका? कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य 194। अंतर सरकारी, गैर सरकारी नहीं, अंतर सरकारी यानी कि विभिन्न सरकारें इससे जुड़ी हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर सरकारी संगठन। उद्देश्य क्या है? सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, तो यूनिसेफ क्या है? स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। कई बार ऐसा होता है इनके स्थापना के क्रम में इनको जमाइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिसेफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है और 1953 में यह यूएन का स्थायी यानी यूनाइटेड नेशंस का स्थायी हिस्सा बना और 1965 में एकमात्र संस्था जिसे नोबेल पुरस्कार मिल रहा है वो है यूनिसेफ। मूल उद्देश्य इसका ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके। वर्तमान उद्देश्य यह है कि सभी देशों, विशेषकर विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं के अधिकार, पोषण इत्यादि को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन की बात करें उससे पहले हम बात करें वो किससे मिलकर बना है, तो गैट की बात कर लेते हैं। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो ये 1947 में 23 देशों के द्वारा गैट बनाया गया। उद्देश्य था वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और उरुग्वे राउंड के दौरान, गैट की उरुग्वे राउंड के दौरान WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था हुई। इसीलिए आप ये देख रहे होंगे विश्व व्यापार संगठन के बाद अचानक से गैट कहाँ से गया। तो गैट में जब उरुग्वे राउंड की वार्ता हुई उसके बाद WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। मार्केस समझौते के तहत इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों की संख्या 164। एक रिपोर्ट जारी करता है बेचारा गरीब, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बस याद रखना। अब बात करें G7 की, तो G7 की स्थापना होती है 1975 में। अंतर सरकारी यानी कि विभिन्न सरकारों के बीच है, तो अंतर सरकारी संगठन है। 1997 में जब रूस शामिल हो गया था तो वो G8 हो गया था। 2014 में जब रूस निकल गया तो वो वापस से G7 बन गया। सदस्य बात कर लेते हैं, पहले आपको ऐसे ही बता देते हैं फिर उनकी ट्रिक बता देंगे। फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, USA और कनाडा। देखो US कनाडा एक साथ है और US के साथ आप जापान जोड़ के रखें, तो US, जापान, कनाडा और UK और फ्रांस, जर्मनी, इटली। या फिर ऐसे याद रखो फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK एक साथ देश आते हैं मैप पे, और उसके बाद जापान तो एलाई था USA का, तो US, कनाडा और जापान ये हैं सदस्य देश। पहले 1997 में रसिया था, 2014 में बाहर हो गया। उद्देश्य इसका यह है कि वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करना।
G7 की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि G7 का कोई अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है और बारी बारी से सदस्य देश मेजबानी करते हैं। अब बात करते हैं G20 की, जिस पे क्वेश्चन आने की भारी संभावनाएं हैं। तो G20 की स्थापना होती है 1999 में और अंतर सरकारी संगठन है ये भी, और अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष सदस्य देश बारी बारी से बनते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मुख्य मंच है। इसकी स्थापना क्यों हुई? ये हुई है 1997 के वित्तीय संकट के बाद विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए स्थापना होती है G20 की। किन किन देशों के लिए द्वारा इसकी स्थापना हुई है? तो यूएस, कनाडा, जापान एक साथ हमने कहा था, फिर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के द्वारा ही इसकी स्थापना हुई। वर्तमान सदस्य कौन है G20 में? ये G20 की भी ट्रिक ला देंगे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी। भारत इसका सदस्य है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। यहाँ पर पाकिस्तान आपको नहीं मिलेगा, बांग्लादेश आपको नहीं मिलेगा, नेपाल आपको नहीं मिलेगा। इंडिया और चाइना मिलेंगे और उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है इंडोनेशिया, और उधर पर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया नहीं है। G20 सम्मेलन, तो G20 सम्मेलन औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, यानी कि समिट और फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब बात करते हैं वीपो के बारे में। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो। तो वीपो की स्थापना होती है 1967 में। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यह संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, अंग है। सदस्य 193 हैं। उद्देश्य यह है कि रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के, EU की बात करते हैं। तो स्थापना होती है 1993 में। यह आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है, काफ़ी नाम सुना होगा। किस संधि के तहत? लिस्बन की संधि के तहत, और सदस्य वर्तमान में 27 देश हैं। उद्देश्य क्या था EU का? तो आपसी व्यापार को आसान बनाना एवं उत्पन्न विवादों का सुगम समाधान सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं EU का नाम आया तो एकल बाजार सिद्धांत क्या होता है? तो EU एक एकल बाजार सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के पूरे यूनियन में कहीं भी आ जा सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास भी कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, AIIB की। तो AIIB की स्थापना होती है 2015 में। मुख्यालय होता है बीजिंग, चीन में। प्रकार ये क्षेत्रीय निवेश बैंक का है। सदस्य, एक बात याद रखो, इसके नाम में जरूर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन इसके सदस्य 103 हैं, जिसमें एशिया और गैर एशिया दोनों जगह के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना और सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना। बैंक के बड़े हिस्सेदारों की बात कर लेते हैं। तो चीन है, फिर भारत है, फिर रसिया है। चीन का 26% वोटिंग का हिस्सा, देखिए जिसका जितना हिस्सा उतने वोटिंग राइट्स, तो वोटिंग का लगभग 26%। भारत का 7.5%, फिर है रसिया 6%। जैसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो एशिया आधारित संरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। जी हाँ, 103 है। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है? नहीं, चाइना सबसे बड़ा है, फिर भारत है, फिर रसिया है। AIIB में एशिया के बाहर का कोई सदस्य नहीं है, गलत बात है, बाहर के भी सदस्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल और केवल एक। अब बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। NDB की स्थापना होती है 2014 में। ये फोर्टालेजा ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की जाती है और यह $100 अरब की शुरुआती पूंजी के साथ शुरू किया गया। अनौपचारिक नाम इसका ये है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही कहते हैं ब्रिक्स बैंक।
मुख्यालय एनडीबी का भी शंघाई चीन में है और बैंक के पहले अध्यक्ष थे केवी कामत जो थे भारत के। इसमें देखिए सब में वोटिंग राइट्स अलग था ना परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन इसमें वन नेशन वन वोट है और किसी भी देश को वीटो का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया। ब्रिक्स देश के हर सदस्य का योगदान इसमें $10 अरब है। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है और बैंक की शुरुआत $50 अरब से हुई। अब इसे बढ़ाकर $100 अरब कर दिया गया। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आसान शर्तों पर कर्ज देना। अब बात करें एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, यानी कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय होता है मनीला, फिलीपींस। सदस्य देशों की संख्या होती है 68 देश, जिसमें एशियाई डेवलपमेंट बैंक में भारत देश है और अध्यक्ष प्रारंभ से ही जापान बना हुआ है। 68 देशों में भारत भी है। ठीक है, बस इतना याद रखना, संस्थापक सदस्य नहीं। उद्देश्य है एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। वोट प्रणाली क्या है? तो वोटों का वितरण सदस्यों की पूंजी के आधार के पर है, यानी कि कितनी पूंजी किसकी लगी हुई है उस हिसाब से उसके वोटिंग राइट्स हैं। अब बात कर देते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में, यानी कि सार्क के बारे में। ठीक है, स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय सार्क का कई बार पूछा है तो काठमांडू में है। सदस्य 8 देश हैं और 2007 में अफगानिस्तान इस संगठन में शामिल हो गया था। सार्क के सदस्य देश आपने ट्रिक देखी ही होगी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान है। ठीक है, मालदीव आप भूल जाते होंगे, बस मालदीव याद रख लो, बाकी आपको पता ही है। महासचिव की बात करें तो सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद के द्वारा 3 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और अल्फाबेट के अनुसार। अब बात करें बिम्स्टेक की, तो पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना होती है 6 जून 1997 को। मुख्यालय पूछा गया है तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। सदस्य देश 7 हैं, याद रखना है। स्थापना सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना एवं साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना। ब्रिक्स की बात करें, तो ब्रिक्स की चर्चा 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा की गई। स्थापना हुई 2009 में। पहला ब्रिक्स सम्मेलन होता है 2009 में येकतेरिनबर्ग यानी कि रसिया में, तब सदस्य थे 5। ब्रिक्स भारत और चीन था, ब्रिक था 2009 तक। 2009 के बाद ब्रिक्स हो गया जिसमें साउथ अफ्रीका और जुड़ गया। उद्देश्य था स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को स्थापित करना। अब बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। शीत युद्ध के दौरान यह अस्तित्व में आया था। सदस्य 120 देश और 17 इसके पर्यवेक्षक देश हैं। किसकी देन है, ये कई बार पूछा गया है, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, टीटो का नाम याद रखना, यूगोस्लाविया के टीटो थे, मिस्र के अब्दुल्ला नासिर और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था नए स्वतंत्र देशों द्वारा किसी भी गुट का, या तो अमेरिका और रसिया, किसी भी ग्रुप में शामिल न होकर तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। पंचशील सिद्धांत दिए थे, यह भी आपको याद रखना है। परस्पर सम्मान करना, यानी कि एक दूसरे देश का आपसी गैर आक्रामकता, यानी कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करना। समानता और पारस्परिक लाभ, घरेलू मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और शांतिपूर्ण एक साथ रहेंगे, यानी कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में, ISA के बारे में। तो स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को। पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत और ब्राजील की यह पहल थी।
ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। सदस्य देश हैं 1 to 1, याद रखना। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा, इंपॉर्टेंट। सदस्य कौन है? कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित देश। उद्देश्य क्या है? 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर को जुटाना। इसके बाद बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो UNEP की बात करें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना 1972 में हुई और मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की जाती है और यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक अभिकरण है। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। उद्देश्य इसका क्या है कि मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण करना, मूल्यांकन करना और पारस्परिक सहयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की। IUCN से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्थापना इसका तो सन याद कर ही लेना। स्थापना अक्टूबर 1948 में होती है। अन्य नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसके सदस्य इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट बनता है, सरकारी संगठन भी हैं और गैर सरकारी संगठन भी हैं और मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेड डेटा लिस्ट कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा जारी की जाने वाली रेड डेटा लिस्ट, लाल सूची, दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। अब बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, यानी कि WWF की, तो स्थापना होती है 1961 में। यह विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण संगठन है। प्रकार है ये अंतरराष्ट्रीय, गैर सरकारी है। अंतर सरकारी नहीं, यानी कि गैर सरकार के लोग जरूरी नहीं इसमें शामिल हो, गैर सरकारी है और मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कैसे याद रखोगे? WWF बचपन देखते थे लड़ाई वाला, तो वो सबसे बड़ा संगठन, वो कैसा प्राइवेट ही तो है, ऐसे याद कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, वो वाला, हाँ, ये मत कहने लगना कोई इसकी कटिंग निकाल दो कि देखो वो तो WWF कुश्ती वाला था, उससे हम याद करवा रहे हैं, ये WWF अलग है। प्रमुख कार्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु शोध एवं पुनर्स्थापना करना। इसके बाद ट्रैफिक की बात कर लेते हैं। ट्रैफिक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, ट्रैफिक। ठीक है, ये IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। स्थापना होती है 1976 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव व्यापार निगरानी तंत्र है। मुख्यालय कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में है। अब बात करें, अभी तक था वर्ल्ड लाइफ, अब है बर्ड लाइफ, BIRD, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें, BLI की। स्थापना होती है 1922 में। देखिए चिड़िया की दो चोंच होती हैं, ऐसे दो दो बने हुए 1922 में, 22 में चिड़िया की तरह दो चिड़िया बनी है, इससे याद कर सकते हैं आप। मूल नाम है पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। 1933 में इसका नाम बदल के हो गया BLI। मुख्यालय कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। इसका मोटो क्या है? पार्टनरशिप फॉर नेचर एंड पीपल। अब बात करें वेटलैंड इंटरनेशनल की, तो स्थापना होती है 1937 में। मूल नाम है इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी। 1933 में इसका नाम बदल दिया गया और मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है, वेटलैंड इंटरनेशनल का, और ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु एकमात्र संस्था है। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी से संबंधित सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया और इसके बाद जो इस पर ट्रिक बनेगा, अभी सब भूल गए होगे ना कि कहाँ क्या है, उस पर मैं एक आराम से ट्रिक बनाऊंगा उन पेपर सबकी ट्रिक याद करने की, सन, कब, कहाँ, क्या, मोटो, और एक पेज में निपटा दूंगा और वो वीडियो बना के डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।